तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रिलेटिव मोशन। अभी एक वन शॉट वीडियो होने वाला है जिसके अंदर मैंने सारे के सारे कंसेप्ट्स, सारे के सारे फॉर्मूलेस को अच्छे से डिस्कस कर दिया है। और जितने भी न्यूमेरिकल्स मैंने इसके अंदर सॉल्व कराए, काफ़ी न्यूमेरिकल्स मैंने इसके अंदर सॉल्व करवाए हैं, क्योंकि बच्चों को रिलेटिव मोशन में काफ़ी डिफिकल्टी होती है ना, क्योंकि कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है। तो रिलेटिव मोशन के अंदर उल्टे आंसर्स निकालना बहुत आसान है ना, क्योंकि डाउट्स हमेशा रहते हैं। तो इसके अंदर मैंने जितने भी न्यूमेरिकल्स लिए, जितने भी क्वेश्चंस लिए, वो जेई और नीट के रिस्पेक्ट से काफ़ी अच्छे हैं, पूछ सकते हैं वो लोग। और ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसके अंदर हर क्वेश्चन में आपको एक नई बात जानने को मिलेगी। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए। इस वीडियो के अंदर मैंने आपके लिए स्टैंडर्ड क्वेश्चंस तो करे ही हैं, जैसे 1 डायमेंशन के अंदर, 2 डायमेंशन के अंदर मोशंस कैसे होते हैं रिलेटिव के कंसेप्ट में। फिर हम बात करेंगे रिवर और मैन प्रॉब्लम्स की, है ना। जैसे नदी होती है तो नदी को आप तैर रहे होंगे तो कितनी स्पीड से तैर रहे होंगे ताकि आप सीधे सीधे जाएं। ये सब कुछ अपन थ्योरीज के बारे में पढ़ेंगे, क्वेश्चंस भी इसके सॉल्व करेंगे। और फिर लास्ट में रेन एंड मैन प्रॉब्लम्स, मतलब जैसे बारिश होती है तो कितने एंगल पे आप अम्ब्रेला को रखो ताकि आप उस बारिश से बच सको। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर मैं इस टर्म का मतलब समझना चाहूँ तो मैं कह सकता हूँ कि जो मोशन होता है इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं। हम बोलते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट अगर चलता है ना, मतलब वो मूव करता है, हम कह सकते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट इज मूविंग, है ना, ऑब्जेक्ट इज मूविंग देन इट इज इन मोशन। तो क्या बोलते हैं हम, वो मोशन में है। और अगर वो अपनी जगह पर ही टिका रहता है, वहाँ से हिलता नहीं है, तो हम कहते हैं वो रेस्ट पर है। किस पर है? रेस्ट पर, जब वो अपनी जगह पर ही बना हुआ है। तो मैंने आपको पहले लेक्चर के अंदर ही बताया था कि जो मोशन और रेस्ट है ये दोनों रिलेटिव टर्म्स हैं। क्या है दोनों? ये रिलेटिव टर्म्स। कहने का मतलब ये है कि कोई ऑब्जेक्ट अगर है, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है ना, और इसको दो पर्सन देख रहे हैं, मान लो ये फर्स्ट पर्सन है और मान लो यहाँ पर सेकंड पर्सन है, तो ऐसा केस पॉसिबल हो सकता है कि फर्स्ट पर्सन बोले कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये मोशन में है। वहीं पर एट द सेम टाइम जब ये अपना आर्गुमेंट दे रहा है तब सेकंड पर्सन बोल सकता है नहीं, ऐसा नहीं है, ऑब्जेक्ट जो है वो अभी रेस्ट पर है। ठीक है, तो ये दोनों साइमल्टेनियसली पॉसिबल है, क्योंकि हम रिलेटिव टर्म्स में बात कर रहे हैं। ये इसके रिलेशन में अपन बता रहे हैं, है ना, कि इसके रिलेशन में ये मोशन में है और ये इसके रिलेशन, सेकंड पर्सन के रिलेशन में ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है। क्या बात समझ में आ रही है? तो रिलेटिव मोशन का कंसेप्ट तो अपने को पहले से भी पता है। यहाँ पर रिलेटिव मोशन का मतलब ये है कि हम लोग जो इक्वेशन सॉल्व कर रहे होंगे, जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे, उसके अंदर इसका मेथड यूज कर रहे होंगे रिलेटिव मोशन का। वो मैं बताता हूँ आपको कैसे यूज करते हैं। देखो, कोई भी अगर ऑब्जेक्ट चलता है, जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट ए चल रहा है यहाँ पर, है ना, मान लो वी ए से चल रहा है, ठीक है, और एक ऑब्जेक्ट बिल्कुल इसके पैरेलल चल रहा है ऐसे, बी ऑब्जेक्ट वो वी बी से चल रहा है, ठीक है। ये जो दोनों वेलोसिटीज मैंने बनाई है, ये जितनी भी अपन वेलोसिटीज की बात करते थे वो हमेशा ग्राउंड के रेस्पेक्ट में होती है। आप ग्राउंड पर रेस्ट पर खड़े हैं और फिर इनको देख रहे हैं। तो अगर आप ग्राउंड पे खड़े हो, यहाँ पर आप ग्राउंड में खड़े हो, ठीक है, ये ग्राउंड है और रेस्ट पर हो, आप किस पे हो? रेस्ट पर, है ना। तो अगर आप ग्राउंड पे खड़े हो, इनको दोनों को देख रहे हो, तो आपको पता चल रहा है कि जो ए की वेलोसिटी है वो वी ए है और जो बी की वेलोसिटी है वो वी बी है, ठीक। बट अगर ये जो बंदा है इससे पूछे, वी बी से पूछे, है ना, इस बी वाले पर्सन से पूछे कि तुझे क्या लग रहा है कि ए किस स्पीड से जा रहा है, तो क्या उसका आंसर फिर वी ए होगा? नहीं, वो बताएगा कि ऐसा नहीं है, जो मुझे दिख रहा होगा ए, तो हम बोल सकते हैं वेलोसिटी ऑफ ए, ध्यान सुनना कि मैं कैसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ उसको, वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी। क्या लिखा मैंने? ए ये वाला क्या है, जिसकी निकाल रहे हैं, है ना, जिसकी निकाल रहे हैं, और ये क्या है आपका? रेफरेंस। क्या है? रेफरेंस। क्या बात समझ में आई? वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, इसको हम लिखते हैं v ऑफ ए माइनस v ऑफ b। तो मैंने क्या करा कि जो आपकी a की वेलोसिटी थी उसमें से b की वेलोसिटी को माइनस कर दिया। तो हम किसको माइनस करते हैं? जिसके रेस्पेक्ट में हम निकाल रहे हैं, जिसके रेस्पेक्ट में हम निकाल रहे हैं। तो बेसिकली आपको करना क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे मान लो अपने पास केस क्या था, ऐसे ये वी ए से जा रहा था और ये वी बी से जा रहा था। तो अगर आप रिलेटिव मोशन के अंदर कंसिडर करते हो विद रिस्पेक्ट टू बी, तो आपको क्या करना है, इस वी बी को उल्टा करके ऐड कर देना है। मतलब ये वी ए तो एज इट इज रहेगा, यहाँ पर आपको इस वी बी को उल्टा करके ऐड करना है। उल्टा कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ये उल्टा कर दोगे ऐसी हो जाएगी वेलोसिटी वी बी इस डायरेक्शन में, इसको यहाँ पर ऐड कर दो, तो देखो यहाँ से ऐड कर दो ये वी बी। तो ये उल्टा करके आपने ऐड कर दिया। क्या करा? उल्टा करके ऐड। क्या मैं बात समझ में आ रही है कि हम कैसे कर रहे हैं इसको?
ठीक है, अब ये जो कंसेप्ट है ना, ये इतना मतलब ठीक है, आप समझने के लिए समझ सकते हो, बट अपने को इक्वेशन इंपॉर्टेंट है याद रखना। क्या कि अगर दो ऑब्जेक्ट्स हैं बी और ए, तो अगर मैं वेलोसिटी ऑफ बी निकालता हूँ विद रिस्पेक्ट टू ए, तो मैं लिखता हूँ वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ, ये सारे वेक्टर्स हैं ना, सारे वेक्टर्स हैं, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। और अगर मैं लिखना चाहूँ वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो हम लिखते हैं वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। क्या बात समझ में आई? जो यहां पर पहले वो यहां पर भी पहले होगा। समझ में आ रही बात कि हम कैसे कर रहे हैं इन चीज़ों को? अच्छा, अब जैसे ये वेलोसिटी के लिए वैलिड है ना, मतलब हमने करा क्या एक्चुअली, अगर आपको ध्यान से देखो ना, तो आप कर क्या रहे हो, आप बी को रोक देते हो। मतलब अपन यहाँ पर कर क्या रहे हैं, जब हम बी के रेफरेंस में स्टडी करते हैं किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को, तो आप मानते हो जो बी चल रहा था माइंड किसी स्पीड से, उसको आपने रेस्ट पर मान लिया, उस पर रेस्ट पे मान के आप दूसरे ऑब्जेक्ट को स्टडी कर रहे हो। तो होता क्या ना, जैसे आप कोई क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हो किसी बुक से, या आप अपना होमवर्क कर रहे हो, तो वहां पर आपको कुछ डाउट्स आते हैं। अब इन डाउट्स को सॉल्व करने के लिए आपके पास कोई मेंटर या कोई टीचर तो है नहीं, है ना। तो ये जो डाउट्स होते हैं ये आपके पाइल अप होते चले जाते हैं, जो कि आपकी प्रिपरेशन के लिए अच्छी चीज़ नहीं है। तो इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला है अनअकैडमी के नए फीचर आस्क अ डाउट ने। ठीक है, अब ये क्या करता है, आपको इस पे क्वेश्चन पूछना है जो भी जिसमें भी आपको डाउट है, और उसका वो वीडियो सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर देंगे कुछ ही घंटों में। तो अगर आप 6 से 12 तक के बच्चे हैं, तो आप इस ऐप पर जाके, अनअकैडमी के ऐप पर जाके फ्री ऑफ कॉस्ट अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। तो इसके फीचर्स क्या हैं? इसका पहला फीचर है कि कितने भी डाउट पूछ लो, एक तो फ्री है, और डाउट्स भी कितने पूछ लो, कभी भी पूछो। आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको मिल रहे होंगे सॉल्यूशंस, और जो आपने क्वेश्चन पूछा है वही क्वेश्चन का आपको आंसर सॉल्यूशन मिल रहा होगा। तो जो क्वेश्चन पूछने का प्रोसेस है उसको अच्छे से समझ लो एक बार। आपको सबसे पहले तो अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करना है ना। अगर डाउनलोड आपने ऑलरेडी कर रखा है तो उसको अपडेट कर लीजिए, जिससे कि आपका आस्क का डाउट का जो आपका सेक्शन है वो आप वहाँ पर अपीयर हो जाए। तो सबसे पहले आप अनअकैडमी ऐप को ओपन करेंगे, वहाँ पर आपको दिखेगा आस्क का डाउट का ऑप्शन। तो नीचे जाएंगे तो वहाँ पर दिखाई देगा टेक अ पिक्चर और चूज फ्रॉम गैलरी। तो यहाँ पर आपको जो भी आपका डाउट है उसकी पिक्चर आपको अपलोड करनी होगी। आपने पिक्चर अपलोड कर दी, जैसे यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन अपलोड हो गए एक पिक्चर के अंदर, तो आपको क्रॉप करना होगा जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट है। तो क्रॉप कर दिया आपने, क्रॉप करने के बाद उसको आप अपलोड कर दो। अपलोड करोगे जैसे ही, तो वहाँ पर आपको पूछा जाएगा जो भी आपने क्वेश्चन अपलोड करा है वो किसका है, फिजिक्स का है, केमिस्ट्री का है, मैथ्स का है, बायोलॉजी का, जिसका भी है। तो आपको वहाँ पर लिखना है कि फिजिक्स का पूछा है। ठीक, इतना करने के बाद आपके पास मैसेज आएगा कि आपको सॉल्यूशंस जल्दी कुछ ही घंटों में मिल जाएंगी। ठीक, अच्छा, डाउट पूछते समय इन चीज़ों का ध्यान रखें। एक तो एक टाइम पे एक ही डाउट पूछना है, मल्टीपल डाउट नहीं पूछने एक इमेज के अंदर, और जो इमेज आप अपलोड करते हैं वो क्लियर होनी चाहिए। और किसी भी मोमेंट पर अगर आपको बोला जाता है कोई कोड एंटर करने के लिए, तो आप हमारा रेफरल कोड सिंह साहब यूज़ कर सकते हैं। इससे आपको एडिशनल बेनिफिट्स मिल जाएंगे और डिस्काउंट्स भी मिल सकते हैं। तो ये हमारा कोड है सिंह साहब। और जिस भी आप क्लास के बच्चे हैं 6 to 12, सबकी लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहाँ से सीधा जाके आस्क अ डाउट को ऑब्टेन कर सकते हैं। तो चलिए अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। क्या बात समझ में आती है? मतलब यहाँ पर जब आपने, या आपका ऑब्जेक्ट ए ऐसे वी ए से चल रहा था, और जो आपका ऑब्जेक्ट बी वी बी से चल रहा था, जब आपने बी ऑब्जेक्ट को रेफरेंस मानकर इसको सॉल्व करा, तो आप लिखते हो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। क्या लिखते हो? वेलोसिटी ए माइनस वेलोसिटी बी। तो आपने यहाँ पर करा क्या है, इस बी को रेस्ट पर कंसिडर कर लिया। किस पे कंसिडर कर दिया? रेस्ट पर, कि ये रेस्ट पर है। जब ये रेस्ट पे होता है तो इसका उल्टा करके यहाँ पर वेलोसिटी को ऐड कर देते हैं ये। तो अब नेट वेलोसिटी किधर हो जाएगी? इधर हो जाएगी वी ए माइनस वी बी, और अगर बड़ा हुआ तो इस साइड हो जाएगी। क्या बात समझ में आ रही है? तो हमने रेस्ट पर मान लिया, जिसकी भी रेफरेंस में लगाते हैं उसको रेस्ट पर मान लेते हैं। अब ये वेलोसिटी के लिए लिख रहा हूँ मैं सब कुछ, है ना। ये सारी की सारी चीज़ें किसके लिए वैलिड है? एक्सेलरेशन के लिए भी वैलिड है। मतलब अगर एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए लिखना चाहूँ मैं, तो मैं लिख सकता हूँ एक्सेलरेशन ऑफ बी माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ए। क्या बात समझ में आई? और ऐसे ही डिस्प्लेसमेंट के लिए ऐसे लिख सकता हूँ मैं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी माइनस डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए। तो सारे जितने भी वेक्टर्स होते हैं ना, वी वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर, ए वेक्टर, एक्सेलरेशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इन सब के लिए वैलिड है ये रिलेटिव मोशन। तो जो आपकी इक्वेशंस ऑफ मोशंस होते हैं ना, इक्वेशंस ऑफ मोशन, ठीक है, कब लगाते हैं ये अपन? जब आपका जो एक्सेलरेशन होता है वो कांस्टेंट होता है। क्या होता है? कांस्टेंट। उसी टाइम पे अपन इक्वेशंस ऑफ मोशन लगाते हैं। तो हम क्या लिखते थे उस टाइम? जैसे v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी लिखते थे। तो अगर मैं रिलेटिव मोशन के अंदर बात कर रहा हूँ, किसके अंदर? रिलेटिव मोशन में। और रिलेटिव मोशन किसके अंदर रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ मैं? बी के रिस्पेक्ट में। मैं निकालना चाह रहा हूँ किसकी? मान लो कि मैं यहाँ पर दो मोशंस हैं,
ठीक है, ये ए है जो कि वी ए स्पीड से जा रहा है, इसके पास एक्सेलरेशन ए है, ठीक है, और एक दूसरा ऑब्जेक्ट है बी, ये वी बी से जा रहा है और इसके पास दूसरा एक्सेलरेशन है ए बी, और यहाँ पर मान लो कि इसका डिस्प्लेसमेंट एस ए हो रहा है और यहाँ पर एस बी हो रहा है, ये सारे वेक्टर्स हैं, ठीक है। अच्छा, टाइम तो दोनों का कांस्टेंट ही रहता है हमेशा, है ना। यहाँ पर जो मैंने रिलेटिव मोशन लगाया था उसमें वी ए एस पे तो अपन रिलेटिव मोशन लगा ही सकते हैं, पर टाइम तो दोनों के लिए सेम होता है, तो टाइम पे कुछ नहीं लगता, टाइम हमेशा हमेशा दोनों के लिए सेम होगा, ठीक है ना। टाइम को बीच में घसीटना नहीं है अपने को, ठीक। अच्छा, अब यहां से सारी वैल्यूज है अपने पास, ठीक है। अगर मैं कंसिडर कर रहा हूं मोशन बी का, वी आर कंसिडरिंग मोशन ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए, मतलब कैसे लिखूंगा अपन, बी ए ऐसे लिखेंगे, यहां पर वेलोसिटी आ गया, एक्सेलरेशन आ गया, फिर ऐसा आ गया, नीचे क्या लिखोगे सबस्क्रिप्ट में, बी विद रिस्पेक्ट टू ए, क्योंकि यहां पर बी विद रिस्पेक्ट टू ए लिखा हुआ है। तो यहां पर आपने करा क्या है, बी विद रिस्पेक्ट टू ए का मतलब है आपने ए को क्या मान लिया, रेस्ट पर मान लिया, और सिर्फ आपका बी अब चल रहा है किसी दूसरी वेलोसिटी से, कितनी वेलोसिटी से, वी बी विद रिस्पेक्ट टू ए। क्या बात समझ में आई, तो ऐसे करना है अपने को। अच्छा, अब इतना तो हो गया। अब अगर मैं सब कुछ विद रिस्पेक्ट टू ए में कंसिडर कर रहा हूं तो मैं बोल सकता हूं कि मैं वेलोसिटी लिखना चाहूँ, अगर वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इज इक्वल्स टू कुछ होगा, है ना। अभी सिर्फ इतना ही लिखते हैं, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, फिर आपके पास एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, और आपके पास आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। तो यहाँ से आप इक्वेशंस ऑफ मोशंस लिख सकते हैं सारी की सारी। वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए प्लस एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इनटू टाइम। सेकेंड इक्वेशन क्या होती है, सेकेंड इक्वेशन होती है आपके पास डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इनटू टाइम प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इंटू टाइम का स्क्वायर। तो थर्ड इक्वेशन होती है वो क्या होती है, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इंटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। तो ये तीनों इक्वेशंस मैंने यहाँ पर लिख ली, तीनों इक्वेशंस। बस आपको कंसिडर क्या करना है कि ये दोनों कांस्टेंट एक्सेलरेशन पे होनी चाहिए, किस पे, कांस्टेंट एक्सेलरेशन पे। तो इक्वेशन मोशन तो लगा ही सकते हैं अपन। तो यहाँ पर मैंने बी को ए के रेस्पेक्ट में देखा है, अगर आप चाहें तो ए को बी के रेस्पेक्ट में देख सकते हैं, वो आपकी सहूलियत है, कोई दिक्कत नहीं है। पर सारी की सारी टर्म्स ऐसी होनी चाहिए, यहाँ पे बी ए लिखा है तो इधर भी बी ए इधर भी बी ए, ऐसा नहीं होगा कि बी ए लिख दिया यहाँ पर ए भी लिख दिया यहाँ पर ए भी लिख दिया, ऐसा नहीं है, सब एक जैसे होने चाहिए, बी ए बी ए बी ए। अगर आप ए को देखते बी के रेस्पेक्ट में तो ए बी ए बी ए बी, ऐसे करके। क्या हमें बात समझ में आ रही है। तो हम रेस्ट पर मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट को और दूसरे ऑब्जेक्ट को स्टडी करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इस पे क्वेश्चन कर लो एक। यहां पर आपको क्या गिवन है, दो ऑब्जेक्ट्स हैं ए और बी। ए जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, सेम लाइन में ट्रैवल कर रहे हैं ये, है ना। मान लो रोड है, सिंगल रोड, 10 मीटर पर सेकंड और ये 15 मीटर पर सेकंड। बीच में टी इक्वल्स टू 0 की कंडीशन बता रहा है ये, है ना। और बीच में आपकी जो डिस्टेंस है ए और बी के बीच में टी इक्वल्स टू 0 पे 100 मीटर है। वो आपको कह रहा है फाइंड टाइम व्हेन सेपरेशन बिटवीन ए एंड बी इज 200 मीटर्स। सबसे पहले हमको ये समझना आना चाहिए कि सेपरेशन होता कब है, सेपरेशन होता कब है। तो देखो, जैसे आप अपने भाई के पीछे भागते हैं, है ना, तो आप उसको जब भी पकड़ सकते हो जब आपका जो भाई है जो आपके आगे भाग रहा है वो आपसे कम स्पीड में भाग रहा हो। आप अगर ज़्यादा स्पीड में भागेंगे और वो आपसे कम स्पीड में भागेगा तो आप उसको पकड़ सकते हो। पर यहाँ पर जैसे मान लो आपका ये भाई है ना, ये आपका भाई है और ये आप हैं, ठीक है। अगर भाई जो है आपका वो ज़्यादा स्पीड से भाग रहा है, आप कम स्पीड से भाग रहे हैं, तो क्या आप इसको कभी पकड़ सकते हैं, आपके भाई को? नहीं पकड़ सकते, ठीक है। तो आपका जो डिस्टेंस होगा बीच में, आप अगर पकड़ ही नहीं पा रहे हैं उसको, तो डिस्टेंस क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। तो यहाँ पर ये केस बिल्कुल पॉसिबल है कि 200 मीटर एक टाइम पे इन दोनों के बीच में डिस्टेंस हो जाएगा, क्योंकि 100 तो पहले ही था और ये ज़्यादा स्पीड से चल रहा है, तो 200 मीटर किसी न किसी टाइम पर हो जाएगा। वही टाइम अपने को निकालना है, फाइंड टाइम व्हेन सेपरेशन बिटवीन ए एंड बी इज 200 मीटर्स। पर यहाँ पर उल्टा केस अगर होता, क्या होता, उल्टा केस अगर होता, अब बोला जाता कि यहाँ पर इसकी ए की वेलोसिटी 15 है और बी की वेलोसिटी 10 है, फिर आपको बोलते कि 200 मीटर जब हो जाएगा सेपरेशन तब बताओ कितना है, तो क्या आप निकाल सकते थे क्या?
फिर नहीं निकाल सकते थे, है ना। अगर हम ऐसे कंसिडर करें कि ये दोनों कोलाइड कर गए, कोलाइड करने के बाद भी ये आज से आगे निकल गया, ऐसा हो सकता है ना, जैसे कि 15 मीटर पर सेकंड से चल रहा था, इसको क्रॉस करके ये आगे निकल गया, और क्रॉस करके जब ये आगे निकला उसके बाद कभी ना कभी 200 मीटर हो जाएगा, तो वो केस अलग होता है, उसमें आपको क्वेश्चन में मेंशन करा होगा। बट यहाँ पर क्वेश्चन ये है, फाइंड टाइम एंड सेपरेशन बिटवीन ए एंड बी इज 200 मीटर्स। तो उसको कैसे निकालेंगे, तो आपको निकालना है इसको रिलेटिव मोशन से, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, आप ऐसे मान के चलो कि जो ए है इसको आप मान लो रेस्ट पर। किस पे मान लो, रेस्ट पर। रेस्ट का मतलब है इसका मोशन 0 है ना, ये की जगह टिक गया, और बी को चलने दो। अगर हम ए को रेस्ट पर मान रहे हैं तो हम बोल सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, क्योंकि ए को रेस्ट पर माना है तो विद रिस्पेक्ट टू ए बोलेंगे, तो हम लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। तो यहां से क्या जाएगा, वी बी कितना है 15, तो ये 15 माइनस वी ए कितना है, वी ए 10, तो ये -10, ये आपके पास आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। तो जो आपके पास ए है उसको नजर आ रहा होगा कि जो आपका बी है वो 5 मीटर पर सेकेंड से भाग रहा है। क्या मतलब है इसका, कि ए जो है उसको नजर आ रहा होगा कि जो बी है वो 5 मीटर पर सेकेंड से भाग रहा है। बट हमको पता है कि अगर हम ग्राउंड से देख रहे हैं तो ए खुद 10 से भाग रहा है ना, और बी जो है वो 15 से भाग रहा है, बट ए को क्या दिख रहा है कि वो 5 से भाग रहा है, ठीक है। अच्छा, अब इतना करने के बाद अब अपने को क्या निकालना है कि जब इन दोनों के बीच में डिस्टेंस 200 मीटर हो जाएगा, तो अब देखो यहाँ पर जो केस अपने पास आया वो ये है कि अब ये तो चल नहीं रहा है ना, मेरे को t = 0 पे मैंने इसको रोक दिया तो इसकी वेलोसिटी कैंसिल हो गई, है ना। उसको हम बोल रहे हैं कि इस पर 5 वेलोसिटी आ गई। यही तो हमने बोला कि इसकी वेलोसिटी माइनस करके हटा के, मतलब 0 करके इसमें ऐड कर दी उल्टा करके, तो ये 5 से चल रहा है। तो हम बोल रहे हैं कि ऑलरेडी इनके बीच में 100 मीटर का डिस्टेंस तो है, तो क्या ये बी, ये तो रुका हुआ है, ये तो रुका हुआ है, तो क्या ये बी अगर 100 मीटर और चल जाएगा आगे जाके, कितनी स्पीड से, 5 मीटर की स्पीड से यहाँ पर पहुंच जाएगा, तो क्या दोनों के बीच में डिस्टेंस 200 मीटर हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि बी को चलना कितना और है, 100 मीटर ही और चलना है, 200 मीटर नहीं चलना, जो बच्चे गलती कर देते हैं, है ना, क्योंकि 100 मीटर ऑलरेडी उनके बीच में डिस्टेंस है। तो अगर टोटल 200 डिस्टेंस करना है तो उसको 100 और चलना पड़ेगा, कितनी स्पीड से, 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। तो हम कह सकते हैं कि जो आपका टाइम लगेगा वो कितना होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है 100 और वेलोसिटी कितनी है 5 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ से आपके पास वैल्यू आ जाएगी 20, तो ये 20 सेकेंड्स आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो 20 सेकेंड्स होने के बाद जो सेपरेशन होगा ए और बी के बीच में वो 200 मीटर हो जाएगा। अब यहाँ से आपको पूछा जा सकता है, बताओ कि 20 आपकी जो जब तक वो सेपरेशन होगा, है ना, जब 200 मीटर सेपरेशन हो जाएगा उनका, जब ए कितना चल चुका होगा और बी कितना चल चुका होगा, तो आप निकाल सकते हो 20 सेकंड्स के अंदर कितना चलेगा ये। इसकी वेलोसिटी थी 10 मीटर पर सेकंड, तो 10 1 मीटर में चलता है, 1 सेकंड में 10 मीटर चलता है, तो 20 सेकंड के अंदर इतना, तो 200 मीटर चलेगा ये, मतलब 200 मीटर आगे चला गया होगा। और ये 15 मीटर से चल रहा था, तो 15 मीटर इंटू 20, तो ये 300 मीटर, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ये हो सकता है। तो यहाँ पर रिलेटिव मोशन का अपन यूज करके निकाला है आंसर। क्या बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब यहाँ पर देखो, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आप गलती कर सकते हो एग्जाम में, और वो ऑप्शन भी आपको एग्जाम में मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर क्या गिवन है आपको, एक लिफ्ट है ना, ये एक लिफ्ट है, बंद लिफ्ट, और इसके अंदर आप खड़े हो, यहाँ पर आप ऐसे खड़े हो इधर, ठीक है। और यहाँ ये एक और ये आपने ऐसे पकड़ रखा है इस बॉल को, ठीक है। अच्छा, अब आप लिफ्ट के साथ नीचे जा रहे हो, लिफ्ट आपकी जा रही है नीचे वेलोसिटी v0 से और एक्सेलरेशन a से, ठीक है। ये जो बॉल आपने पकड़ रखी है इसको इस लिफ्ट से आपने h डिस्टेंस ऊपर पकड़ रखा है, ठीक है ना, और लिफ्ट नीचे जा रही है जैसे मैंने आपको बताया। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, पार्टिकल इज रिलीज्ड एट t = 0, मतलब t = 0 पर इसको पार्टिकल को रिलीज कर दिया। क्या कर दिया, रिलीज, मतलब आपने इसको छोड़ दिया, है ना, लिफ्ट के अंदर पकड़ा हुआ था ऐसे, उसको छोड़ दिया ऐसे। फाइंड टाइम इन विच इट हिट्स द बॉटम सरफेस ऑफ लिफ्ट, मतलब जब आपने इसको छोड़ा तो कितने टाइम बाद ये यहां पर जाके टकरा जाएगा, ये अपने को निकालना है। तो रिलेटिव मोशन से बहुत आसान हो जाता है इस क्वेश्चन को करना। देखो कैसे, अगर मैं यहाँ पर इक्वेशन ऑफ मोशन, क्योंकि यहाँ पर एक्सेलरेशन लग रहा है ना, और कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तो इक्वेशन मोशन से काम बनेगा जब एक्सेलरेशन आ जाता है। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ कि मैं लिफ्ट के रेस्पेक्ट में सब कुछ निकाल लेता हूँ। किसके रेस्पेक्ट में, लिफ्ट के रेस्पेक्ट में। तो मैं लिफ्ट को मानता हूँ एट रेस्ट, क्या मानता हूं, लिफ्ट को मानता हूं एट रेस्ट, ठीक है। तो अगर मैं वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल निकालना चाहूं विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल
विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट निकालना चाहूँ या इनिशियल वेलोसिटी निकालता हूँ। चलो मैं क्या निकालता हूँ, जैसे मुझे इक्वेशन कौन सी लगानी होगी, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट प्लस ए ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट इनटू टाइम। यही तो अपनी इक्वेशन होगी, क्योंकि मैंने ए को, इसको लिफ्ट को रेस्ट पर माना है। तो पार्टिकल लिफ्ट पार्टिकल लिफ्ट पार्टिकल लिफ्ट, ये इक्वेशन होगी। अच्छा चलो ये इक्वेशन तो चलो काम की नहीं है इतनी, क्योंकि अपने को तो एच दिया हुआ है ना यहाँ पर एच, तो अपने को ऐसी इक्वेशन यूज करनी है जिसके अंदर क्या हो, एस हो, डिस्प्लेसमेंट मतलब। तो अपने को कौन सी इक्वेशन यूज करनी होगी, ये वाली, एस ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू एल, मतलब डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट इज इक्वल्स टू कितना होता है, u ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट इनटू टाइम प्लस हाफ इनटू कितना हो जाएगा, हाफ इनटू एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट इनटू टाइम का स्क्वायर, ये होगा। अब मुझे किसकी तलाश है भाई, s विद रिस्पेक्ट टू पी एल कितना है, यहां से आप छोड़ रहे हो तो ये रेफरेंस है, ऊपर वाले पॉजिटिव नीचे वाले नेगेटिव, तो ये माइनस एच है, तो ये तो हो जाएगा माइनस एच। ठीक है, आपको निकालना है इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट। अब यहां पर थोड़ा सा गेम है, देखो तो मुझे क्या निकालना है, ये इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट। तो मैं यहां पर करता हूं इसको, देखो मुझे निकालना है इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट। इसको ध्यान से देखना है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या लिख सकते हैं इसको खोल के, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल माइनस इनिशियल वेलोसिटी ऑफ लिफ्ट। अब इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल कितनी है, अब यहाँ पर कई बच्चे बोलेंगे सर रिलीज कर दिया ना इधर से, रिलीज कर दिया मतलब इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल क्या है, वो जीरो है ना। और लिफ्ट की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, वो तो नीचे जा रही है वी नॉट से, वी नॉट से जा रही थी ना नीचे, तो ये तो वी नॉट हो जाएगा माइनस वी नॉट तो हो ही जाएगा। और जो इनिशियल पार्टिकल की वेलोसिटी है वो कितनी है, वो तो जीरो है, क्योंकि उसको छोड़ दिया था तो वो जीरो हुई है ना। बट ये आंसर गलत है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ये जीरो नहीं होने वाली है। क्यों, क्योंकि जब आपने इसको छोड़ा नहीं था तब ये पार्टिकल किस स्पीड से नीचे जा रहा था, जितनी स्पीड से लिफ्ट नीचे जा रही थी। भाई जब आप इसको पकड़ के बैठे थे अपने हाथ में, तब आप मानो ना, आप जैसे ये है आपकी लिफ्ट नीचे जा रही है और अपने हाथ ऐसे पकड़ रखा है, तो आप नीचे जाओगे अगर तो आपका हाथ भी नीचे जाएगा और आपके हाथ में जो बॉल है वो भी नीचे जाएगी। तो चल रही है ना बॉल, कितनी स्पीड से चल रही होगी, जितनी स्पीड से लिफ्ट चल रही होगी। तो आपका जो यू पी होगा ना, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, वो कितना होगा, वो वी नॉट ही होगा। कितना होगा, वी नॉट ही होगा, और बल्कि नेगेटिव में होगा, माइनस वी नॉट। क्या बात समझ में आई, माइनस वी नॉट, क्योंकि नीचे जा रही है तो अपन नीचे को नेगेटिव लेते हैं। क्या बात समझ में आई, यहाँ पे मैंने पार्टिकल की वेलोसिटी माइनस वी नॉट क्यों ली है, रिलीज करने का मतलब ये नहीं कि वहाँ पर जीरो हो गई एकदम से, सोचना है थोड़ा सा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस वी नॉट माइनस इंटू यहाँ पर यू एल कितना होगा, यू एल भी कितना होगा, ये लिफ्ट भी नीचे जा रही है तो मतलब जो आपका यू एल होगा वो कितना होगा, माइनस ऑफ वी नॉट, क्योंकि नीचे जा रही है इसकी वेलोसिटी भी, तो माइनस ऑफ वी नॉट। इसको मिटा देता हूँ ताकि कंफ्यूज ना हो जाओ। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, माइनस वी नॉट प्लस वी नॉट, यहाँ से आपके पास आ गई जीरो। और ये बात समझ में भी आती है कि अगर पार्टिकल के रिस्पेक्ट में आप, लिफ्ट के रिस्पेक्ट में आप देखोगे पार्टिकल को, तो आपने छोड़ा ही तो है एक तरह से उसको। अगर आप लिफ्ट के अंदर हो तो आपको क्या दिख रहा है, लिफ्ट को क्या दिख रहा है कि पार्टिकल एक ही जगह पे टिका हुआ है लिफ्ट के लिए, तो वही तो आ रहा है यहाँ से फॉर्मूले से भी। ठीक, तो इस फॉर्मूले वो पुट कर दो, क्या, माइनस एच इज इक्वल्स टू जीरो इंटू टी प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट। ये भी इंपॉर्टेंट है, हम बोल रहे हैं एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, तो ये होता है एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल माइनस एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट। एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल क्या है, जब वो नीचे गिरता है तब वो जी से नीचे गिरता है, तो नीचे गिर रहा है माइनस जी माइनस, और वो कितने से चल रहा था, वो भी नीचे माइनस ए से जा रहा था, मतलब नीचे जा रहा था ना ए से, तो नीचे मतलब माइनस, तो हम बोल सकते हैं कि हो जाएगा माइनस ए। माइनस को लगा समझ में आया, लेफ्ट क्योंकि नीचे जा रही है एक्सेलरेशन से, तो ये आपके पास आ जाएगा आंसर माइनस जी प्लस ए इज इक्वल्स टू ए माइनस जी। तो यहाँ पर ए माइनस जी पुट कर दो, ए माइनस जी इंटू टी स्क्वायर। तो यहाँ से आपके पास वैल्यू आ जाएगी क्या, 2 इंटू एच अपॉन माइनस 2h अपॉन ए माइनस जी इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर। यहाँ से आप निकाल सकते हो कि 2h अपॉन जी माइनस ए, मैंने जी माइनस ए में से माइनस कॉमन ले लिया, माइनस से माइनस काट दिया, ये बच जाएगा अंडर रूट इक्वल्स टू टी। तो इतने टाइम के बाद वो जो आपकी बॉल है, जो आपकी पार्टिकल है, वो हिट कर जाएगा। क्या बात समझ में, इसको अपन ने कैसे करा है,
तो ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, है ना। इसमें जो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल है ना वही इंपॉर्टेंट है, बाकी तो क्या है सब आप निकाल ही सकते हो। पहले हमने करें ऐसे क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया। अच्छा, मैं आपको जितने भी क्वेश्चंस करा रहा हूँ थोड़े अलग से क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना। वैसे आप जो ये सिंपल वाले क्वेश्चंस है ना, ये जो सिंपल वाले क्वेश्चंस है ये तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, तो आप कर ही सकते हो प्रैक्टिस में। ये तो क्या है एक ही तरह के क्वेश्चंस होते हैं बहुत सारे, बट मैं आपको ऐसे क्वेश्चंस करा रहा हूँ जिसमें आप गलती कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन ऐसा हो गया, एक क्वेश्चन आप ऐसा देखो ये वाला। अब यहाँ पर भी आपसे गलती होगी अगर आपने सुना नहीं थी हमसे। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है आपसे कि मेरे पास दो पार्टिकल है, फर्स्ट पार्टिकल ये वाला है, सेकेंड पार्टिकल मेरे पास ये वाला है, ठीक है। ये दो पार्टिकल्स हैं, एक को मैंने 300 मीटर के हाइट से छोड़ दिया, मान लो ये ग्राउंड है, क्या ये ग्राउंड है। एक को मैं ग्राउंड से ऊपर फेंक रहा हूँ 30 मीटर पर सेकंड से सेकंड पार्टिकल को, और एक को 300 मीटर की ऊपर ऊंचाई से रिलीज कर रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ। तो आपको बोला जा रहा है कि जब कोलाइड करेंगे फाइंड हाइट एंड टाइम ऑफ कोलिजन इन मिड एयर, मतलब ये ऊपर से आ रहा होगा और ये नीचे से ऊपर जा रहा होगा, तो बीच में क्या टकरा जाएंगे ये, तो वहां पर मतलब कितनी हाइट पे टकराएंगे ग्राउंड से और कब टकराएंगे, मतलब कितने टाइम बाद टकराएंगे, ये आपको निकालना है। ये t=0 की कंडीशन आपको गिवन है, अभी कंडीशन ये है कितने टाइम बाद कोलिजन होगा। क्या बात समझ में। अच्छा, अब अगर ऐसा ही है तो हम निकाल लेते हैं इसका आंसर। वापस क्या करेंगे, रिलेटिव मोशन लगाएंगे। तो मैं बोल देता हूं कि आपका सेकंड जो पार्टिकल है, सेकंड पार्टिकल जो है इसको आप रेस्ट पर मान लो, इसको आप रेस्ट पर मान लो, मतलब ये चल नहीं रहा, ये रेस्ट पर आ गया। तो मैं बोल सकता हूं कि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ वन फर्स्ट पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू टू, क्योंकि टू को मैंने रेस्ट पर माना है तो विद रिस्पेक्ट टू टू लिख दिया यहाँ पर। ये कितना होगा u1 माइनस u2, u1 कितना है, u1 है आपका नीचे आता समय वैसे जीरो ही है वो, तो यहाँ पर जीरो आ गया, माइनस u2, u2 कितना है ऊपर की तरफ 30, मतलब वो तो पॉजिटिव ही रहेगा, प्लस 30, तो आपके पास आंसर आया -30 मीटर पर सेकेंड, ये आपके पास आंसर आया। अच्छा, एक्सेलरेशन ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू टू कितना होगा, एक्सेलरेशन वन का एक्सेलरेशन कितना है फर्स्ट वाले पार्टिकल का, ये जी है किधर नीचे, सेकेंड वाले पार्टिकल का इसका भी जी है किधर नीचे, तो दोनों का माइनस जी है। तो हम लिख सकते हैं एक्सेलरेशन ऑफ वन माइनस एक्सेलरेशन ऑफ टू, एक्सेलरेशन ऑफ वन माइनस जी माइनस इंटू माइनस ऑफ जी। क्या बात समझ में आई कैसे लिखा। अच्छा, ये माइनस जी प्लस जी ये दोनों कट गया, एक्सेलरेशन आ गया 0। इसका मतलब है आपको जो एक्सेलरेशन है रिलेटिव एक्सेलरेशन वो तो कितना है 0 है, तो यहाँ पर इक्वेशन मोशन लगाने का कोई सेंस है ही नहीं, ठीक है। इसमें तो क्या लगाना है सीधा आपको स्पीड इक्वल्स टू, या मतलब आपको स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये लगाना है। तो यहाँ से आप निकाल लो, आपका जो टाइम आया वो कितना है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है, कितना डिस्टेंस कवर करना है 300 मीटर, क्योंकि अपन ने इसको यहाँ पर रोक दिया है ना, इसको रेस्ट पर रोक दिया है, तो ये अगर इससे भिड़ेगा जब कोलाइड होगा तो कोलाइड होने के लिए इसको पूरा नीचे आना पड़ेगा 300 मीटर। बात समझ में आ रही है। यहाँ पर इसको रोक दिया अपन ने, अब इसको इस पार्टिकल को इससे टकराना है तो पूरा 300 मीटर कवर करना पड़ेगा। तो डिस्टेंस कितना है 300 अपॉन स्पीड कितनी है, स्पीड है 30 मीटर पर सेकेंड 30, ये आपके पास आ गया आंसर 10 सेकेंड, और ये आपका आंसर है गलत, ठीक है। ये आपको ऑप्शन में मिल जाएगा, आप मजे से इसको टिक करके आएंगे और -1 मार्क्स आपको अवार्ड दिया जाएगा। क्यों ऐसा हो रहा है, इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, रिलेटिव मोशन के अंदर यही दिक्कत है, ठीक है। अब यहां से अपन निकालते हैं कि देखो टाइम जो होता है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं ये निकालना चाहूं कि u1 जो है, अभी आप रिलेटिव मोशन भूल जाओ बिल्कुल, ठीक है। अगर मैं सिर्फ u1 की बात करता हूँ, u1 की अगर मैं बात करता हूँ तो क्या हो क्या रहा है, इसको ऊपर 300 मीटर की ऊंचाई से मैंने छोड़ दिया है इस u1 को, है ना, नीचे ऐसे छोड़ दिया इसको, ठीक है। तो अगर मैं टाइम निकालना चाहूँ उसके नीचे गिरने का तो कितना आएगा, आप बोल सकते हो सर कितना है -300, छोड़ दिया तो 0 इंटू टी माइनस हाफ इंटू जी इंटू टी स्क्वायर, यही आएगा। ये एक जी से ये कट गया, आपके पास आ गया 60√t। तो टाइम कितना है लग रहा है इसको √60 सेकेंड्स, मतलब 60 सेकेंड के अंदर, तो मतलब √60 सेकेंड्स के अंदर तो ये नीचे ही आ जाएगा, √60 सेकेंड्स के अंदर तो ये नीचे आ जाएगा, मतलब कितना होगा लगभग 7.98 ऐसा कुछ होगा, है ना, 7.9 के आसपास मान लो। तो ये तो 8 सेकंड्स के अंदर लगभग नीचे आ ही रहा है, और आपका टाइम ऑफ कोलिजन कितना आ रहा था 10 सेकंड आ रहा था, तो ज़्यादा आ रहा है ना इससे, इतना तो टाइम है ही नहीं उसके पास भाई, उसको तो नीचे आने में कितना टाइम लग रहा है सिर्फ 8 सेकंड्स लग रहे हैं, और ये टाइम कितना मांग रहा है 10 सेकंड, तो 10 सेकंड है आपके पास नहीं, तो कोलिजन पॉसिबल नहीं है, भले ही आपका आंसर निकल रहा हो बट ये कोलिजन पॉसिबल नहीं है। और सेम केस उल्टा उसके साथ भी है। यहाँ पर अगर आप इसके लिए निकालते हैं कि ये 30 मीटर पर सेकंड से आपने ऊपर फेंका तो ये ऊपर जाएगा ऐसे और वापस नीचे आएगा, तो कितना होगा 0 डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि 0 है, क्योंकि ऊपर जाके नीचे वापस आ गया तो डिस्प्लेसमेंट 0
इज इक्वल्स टू 30 इंटू टी माइनस हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर, यही होगा इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन। तो यहाँ से एक 0 से एक 0 कट गया, एक टी से ये टी कट गया, आपके पास जो टाइम आया वो आया 6 सेकेंड्स। तो मिनिमम टाइम इसका भी 6 सेकेंड्स है, तो ये तो पूल मिला के नीचे 6 सेकेंड्स के अंदर ही आ जाएगा। तो जो मिनिमम टाइम है, जो मिनिमम टाइम होने वाला है ना, वो कितना है, एक का आ रहा है आपका 60 सेकेंड्स, रूट ऑफ 60 सेकेंड्स, और एक का आ रहा है 6 सेकेंड्स। ये होता है लगभग 8 सेकेंड के बराबर, और ये तो 6 ही है, ठीक है। तो मिनिमम टाइम मोशन का क्या है, वो 6 है, ठीक है ना। अगर ये जो ऑब्जेक्ट है ये अगर 6 सेकेंड्स के अंदर अंदर ही कोलाइड कर जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। जब तो ये मिड एयर में निकल, आपको मिड एयर में निकालना है ना, नीचे आके तो टकराएगा ही वो ऑब्वियसली, ये नीचे आ गया एक बार, ऊपर से तो वो गिर ही जाएगा, टकरा ही जाएगा। बट अपने को मिड एयर में लगाना है कि हवा में वो टकराते ही टकराते, तो हवा में टकरा ही नहीं सकते। हवा में टकराने के लिए उसको कितने सेकंड चाहिए, 10 सेकंड चाहिए। बट ये पार्टिकल तो वापस जमीन पर 6 सेकंड के अंदर ही आ जाता है, ऊपर जाएगा और 6 सेकंड के अंदर ही वापस आ जाएगा। तो 10 सेकंड उसको मिले ही नहीं, तो टकराएंगे कैसे? क्या बात समझ में आती है? बट अगर यहीं पर आपकी जो क्वेश्चन है वो 90 मीटर होता है, यहाँ पर आपको 300 मीटर दिया हुआ है, 300 मीटर, अगर यहाँ पर 90 मीटर होता तो कैसे निकालते हैं? देखो यहाँ पर आपका क्या आया था, सब कुछ सेम है, बस आपका डिस्टेंस चेंज हो गया। डिस्टेंस कितना है, पहले 300 था, इस बार 90 है, तो यहाँ पर रख दो। आपकी जो टाइम आएगा वो कितना आएगा, 90/30, सब कुछ सेम है, बस डिस्टेंस चेंज हुआ है वो वाला, तो जाएगा 3 सेकेंड्स, 3 सेकेंड्स। तो 3 सेकेंड के अंदर कोलिजन हो जाएगा मिड एयर के अंदर। और क्या इन लोगों के पास 3 सेकेंड है? बिल्कुल है, 3 सेकेंड तो है ही, क्योंकि ये पार्टिकल जो है 6 सेकेंड के अंदर नीचे आता है, और ये पार्टिकल लगभग 8 सेकेंड के अंदर नीचे आ जाता है। तो अगर 3 सेकेंड ही लग रहे हैं कोलिजन करने में, तो आराम से कोलाइड कर जाएंगे वो लोग। क्या बात समझ में आ रही है? तो जो आपका टाइम होता है ना, ये मिनिमम टाइम से, जब वो एयर में रहते हैं उससे कम ही होना चाहिए। तो वहाँ पर 10 सेकेंड था, तो 10 सेकेंड तो थे ही नहीं उनके पास, क्योंकि दोनों जमीन पर रहते हैं 10 सेकेंड के अंदर अंदर। तो यहाँ पर 3 सेकेंड है तो कोलाइड कर जाएंगे। तो इसके अंदर कोलिजन बिल्कुल हो रहा है, और इसके अंदर कोलिजन नहीं हो रहा, और वहाँ पे ऑप्शन में आपको 10 सेकेंड भी आंसर में दिखेगा। तो इस चीज़ों का ध्यान रखना है आपको, है ना, कंफ्यूज नहीं होना है। क्या बात समझ में आई? अच्छा, अब एक क्वेश्चन ये वाला कर लो। क्या बोला जा रहा है, यहाँ पर आपको एक पार्टिकल है ये वाला जो वेलोसिटी ए से चल रहा है ना, कुछ इस डायरेक्शन में, और एक सेकंड पार्टिकल है जो θ2 वेलोसिटी से चल रहा है, बी से चल रहा है θ2 एंगल पे इस हॉरिजॉन्टल प्लेन से। आपको निकालना है फाइंड टाइम एंड कंडीशन फॉर कोलिजन। देखो मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि कोलिजन के लिए टाइम आपका निकल जाएगा हमेशा, है ना। आप जब भी टाइम निकालोगे ना, हमेशा टाइम निकलेगा, बट वो टाइम फिजिबल है या नहीं उसको हमेशा आपको क्रॉस चेक करना है, हमेशा कंडीशंस चेक करनी है, वरना आपके नेगेटिव मार्क्स लाने के सबसे ज़्यादा स्कोप है इसके अंदर। क्या बात समझ में आ रही है? क्योंकि ऑप्शन में आपको हमेशा आपको वो जो आपका आंसर निकलेगा गलत आंसर, वो हमेशा होगा। क्या बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब यहाँ पर इनका कोलिजन करवाना है, तो यहाँ पर आपको कोलिजन करवाना है ना। अब देखो इसकी 2 वेलोसिटीज हो सकती है। अगर मैं वी ए की, मान लो ये ए ऑब्जेक्ट है ना जो वी ए से चल रहा है, और ये बी ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अगर मैं इसकी वी ए की वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में लिखता हूँ, किसकी, वेलोसिटी ऑफ ए इन एक्स डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन मतलब मैं इसको एक्स बोल रहा हूँ, यहाँ पर एक्स है और ये आपका वाई है, ठीक है। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल अगर मैं वी ए की वेलोसिटी लिखता हूँ तो कितनी आएगी, वी ए कॉस θ1, इतनी आएगी, कितनी, वी ए कॉस ऑफ θ1, इतनी आएगी। और आपका जो वी ए वाई आएगा, वी ए वाई नहीं सॉरी, वी बी ऑफ एक्स आएगा, मतलब वेलोसिटी ऑफ बी इन एक्स डायरेक्शन, वो कितना आएगा, माइनस वी बी कॉस θ2, क्योंकि इस डायरेक्शन में आ रही ना, उल्टी डायरेक्शन में, तो माइनस लगेगा, कितना आएगा, माइनस वी बी कॉस ऑफ θ2 है यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, आपको पता चल रहा है कि ये जो वेलोसिटी है, मतलब ये वाली जो कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है और ये जो कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, ये तो इनको इस डायरेक्शन में लेके जाएगी, तो मतलब ये दोनों वेलोसिटीज ही कोलिजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्या बात समझ में आ रही है? ये दोनों वेलोसिटीज ही जो एक्स डायरेक्शन वाली है, यही तो कोलिजन के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल है ना, क्योंकि दोनों पास में लेके आएंगे इसको। अच्छा, क्योंकि ये जो आपकी वेलोसिटी है, ये वाली ऊपर वाली, ये क्या है, ये दोनों को पैरेलल लेके जा रही होगी, पास में कौन लेके आ रही होगी, ये वाली एक्स वाली, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं ए को रोक देता हूँ, क्या करूँ, ए को रोक देता हूँ। अगर मैंने ए को रोक दिया तो मैं बोल सकता हूँ कि वेलोसिटी ऑफ बी इन एक्स डायरेक्शन इज विद रिस्पेक्ट टू ए इन एक्स डायरेक्शन। क्या लिख रहा हूँ मैं, वेलोसिटी ऑफ बी इन एक्स डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए इन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल्स टू वी बी एक्स माइनस वी बी
वी ए एक्स, यहाँ सबके पास वैल्यू आ जाएगी। वी बी एक्स कितना है, माइनस वी बी कॉस ऑफ थीटा टू माइनस वी ए एक्स कितना है, वी ए कॉस ऑफ थीटा वन। क्या बात समझ में आई? तो आपके पास जो इक्वेशन है वी बी एक्स विद रिस्पेक्ट टू ए एक्स कितनी आई, माइनस वी बी कॉस ऑफ थीटा टू माइनस वी ए कॉस ऑफ थीटा वन। क्या बात समझ में आ रही है? तो क्या चल रहा है, ये ऐसे चल रहा होगा क्योंकि आपने ए को रोक दिया। अब कोलाइड कराना है तो इस बी को इस डायरेक्शन में तो चलना होगा ना, तो उससे नेगेटिव साइन लगा हुआ रहा है। देखो कितना आ रहा है, नेगेटिव साइन लगा हुआ रहा है। इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना, माइनस ऑफ वी बी कॉस ऑफ थीटा टू प्लस वी ए इंटू कॉस ऑफ थीटा वन। तो ये जो माइनस साइन लगा हुआ है ये क्या डिनोट कर रहा है कि इस डायरेक्शन में चलना पड़ेगा वी बी को, क्योंकि ये रेस्ट पर है तो ये तो अपनी जगह रहेगा। अगर इसको कोलिजन करवाना है तो इस बी को यहाँ पर आना पड़ेगा इस डायरेक्शन में, तो इसी डायरेक्शन में आने के लिए इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी क्योंकि नेगेटिव होती है। अच्छा, कितना डिस्टेंस कवर करना है कोलिजन करने के लिए, ये तो यहाँ पर है, इसको डी डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा तभी जाके वो कोलाइड होगा। तो डी डिस्टेंस कवर करना है तो हम बोल सकते हैं कि कोलिजन के लिए, फॉर कोलिजन कितना चलना पड़ेगा, डी डिस्टेंस चलना पड़ेगा अपॉन, ये टाइम निकाल रहा हूँ ना, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड कितनी है, वी बी कॉस का स्पीड लिख रहा हूँ मैं ना, डायरेक्शन अपन को पता है इस डायरेक्शन में चल रहा है तो नेगेटिव इग्नोर कर रहा हूँ अभी। वी बी कॉस थीटा टू प्लस वी ए कॉस थीटा वन, कितनी, वी बी कॉस थीटा टू प्लस वी ए कॉस ऑफ थीटा वन। तो ये आपके पास टाइम निकल कर आ जाएगा। अब ये टाइम तो निकल कर आ गया आपके पास, है ना, टाइम तो निकल कर आ गया, बिल्कुल बढ़िया, ये टाइम होगा इसका, ठीक है। बट एक और कंडीशन जो आपको निकालनी थी कोलिजन के लिए, वो क्या हो सकती है। आप अगर ध्यान से देखो तो जैसे मान लो कि ये इधर और ये इधर आके यहाँ कोलाइड कर गए, है ना, मान लो अभी एक सेकंड के लिए कि यहाँ पर जाके कोई कोलाइड कर गए, ठीक। तो एक्स तो अपन ने निकाल ही लिया भाई, यहाँ पर आ गया होगा, यहाँ पर आ गया होगा। इनकी क्या दोनों की वाई भी इक्वल होनी चाहिए भाई, जितना ऊपर ये जाएगा क्या उतना ही ऊपर इसको भी जाना पड़ेगा, तभी तो एक लेवल पर आके कोलाइड करेंगे। बात समझ में आ रही है? ये इन दोनों को पास में लेके आए, पर दोनों एक ही वाई पे चलेंगे ना, मतलब जितना ये वाई होगा उतना ही ये वाई होगा, जब भी तो एक लेवल पर आएंगे, क्योंकि कोइंसाइड कर रहे हैं ना ये दोनों, मतलब एक टाइम पे ये जो पार्टिकल है दोनों यहाँ पर हिट कर गए हैं, आके कोलाइड कर गए हैं, तो ये जो आपका वाई कोऑर्डिनेट है वो दोनों का सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, दोनों का सेम होना चाहिए। तो कितना होगा वाई कोऑर्डिनेट, वी ए इंटू वी ए साइन थीटा वन, कितना होगा अगर मैं वाई कोऑर्डिनेट सेम करता हूँ दोनों का कोलिजन के लिए, है ना, कंडीशन फॉर कोलिजन। अगर मैं ऐसे करता हूँ तो क्या लिखूंगा, वी ए साइन ऑफ थीटा वन, है ना, क्योंकि ऊपर कौन लेके जा रहा है, वी ए साइन थीटा वन लेके जा रहा है, वो किसके बराबर होनी चाहिए, इनटू टाइम। टाइम कितना लग रहा है कोलिजन के लिए, इतना लग रहा है, तो इतनी डिस्टेंस वो चलेगा, यही तो वाई वन है, और ये वाई वन किसकी इक्वल होना चाहिए, वाई टू की इक्वल होना चाहिए। तो वी बी साइन थीटा टू इंटू टी, तो ये टी से टी कट जाएगा, आपके पास जो इक्वेशन आएगी वो आएगी वी ए अपॉन वी बी इज इक्वल्स टू साइन ऑफ थीटा टू अपॉन साइन ऑफ थीटा वन। तो ये कंडीशन जब ट्रू होगी ना, जब ये कंडीशन ट्रू होगी तभी आपका जो टाइम निकाला है आपने ये सही आएगा। अगर ये कंडीशन सही नहीं है, अगर ये कंडीशन सही नहीं है तो आप वहाँ पे टाइम जो लिखोगे ना वो लिखोगे नॉट ट्रू या फिर कोलिजन नॉट पॉसिबल, अगर ये कंडीशन सही नहीं है तो। क्या बात समझ में आ रही है? तो ये इसकी कंडीशन हो गई। यहाँ पर क्या कंडीशन निकाली अपन ने कि वाई कोऑर्डिनेट भी सेम होना चाहिए, मतलब एक्स और वाई, क्योंकि दो अगर ऑब्जेक्ट कोलाइड करके मतलब एक ही पॉइंट पर रख गए एक तरह से, तो उनके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट सेम होनी चाहिए। तो जितना वाई ऊपर ये जाएगा ए इतना ही बी ऊपर जाएगा, तो वही मैंने यहाँ पर लिखा है। ये क्या है, स्पीड इंटू टाइम, ये तो लिखा है डिस्टेंस होता है ना स्पीड इंटू टाइम, तो वाई कोऑर्डिनेट कितना है, स्पीड इंटू टाइम। क्या बात समझ में आई? तो ऐसा कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, है ना। अब नेक्स्ट जो अच्छे सवाल अब बनते हैं अपने पास वो बनते हैं रेन वाटर प्रॉब्लम से, है ना। जैसे अपन जो अम्ब्रेला खोलते हैं वो कितने एंगल पे खोलें ताकि अपन जो बारिश है उससे बच सके, है ना। कभी कभी अपन खड़े रहते हैं ज़मीन पर तो हम किसी एंगल पे रखते हैं अपने अम्ब्रेला को, या कभी अपन बाइक पे जा रहे होते हैं तो अपन किस एंगल पे अम्ब्रेला को रखें ताकि हम बारिश से बच सकें। तो वो प्रॉब्लम जो होती है वो इस चीज़ के अंदर आती है। अब ये काफ़ी ईजी सी चीज़ है ना, ज़बरदस्ती का हुआ बना हुआ है इसमें। तो यहाँ पर देखो एक आदमी खड़ा है, यहाँ पर मान लो ये ग्राउंड है, इस पर एक आदमी खड़ा है, ठीक है ना, वो चल नहीं रहा, वो रेस्ट पर है। जो अब यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ मैन मैंने क्या 0 बता रखी है, और बारिश हो रही है ऊपर से, ठीक है। जो बारिश है वो बिल्कुल ग्राउंड के परपेंडिकुलर आ रही है, मतलब 90 डिग्री बन रही है परपेंडिकुलर से, बिल्कुल सीधी सीधी ऊपर आसमान से आ रही है, ठीक है। अच्छा,
अब इसको अम्ब्रेला कैसे खोलना पड़ेगा? अगर इसको बचना है तो इसको छाता खोलना पड़ेगा। छाता कैसे खुलेगा? ये आपको पता है कि छाता ऐसे खुलेगा, यूं, ऐसे ऐसे तो खुलेगा, है ना। तो ये कैसे डिसाइड हुआ कि इसने छाता ऊपर खोला? क्योंकि ऊपर से बारिश आ रही है, तो जिस डायरेक्शन में बारिश आती है उसी डायरेक्शन में आपको उसकी उल्टी डायरेक्शन में, मतलब अगर बारिश नीचे आ रही है तो आप छाता कैसे खोलोगे? ऊपर की डायरेक्शन में खोलोगे। मतलब इन दोनों के बीच में एंगल कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। यही बात है। अब यही कंसेप्ट आपको हर जगह यूज करना है, ठीक है। जिस डायरेक्शन में, मतलब आदमी को जिसको बचना है ना बारिश से, उसको वो बारिश कितने एंगल पे आती हुई दिख रही है, बस उसी एंगल पे उसको अम्ब्रेला को रखना है। क्या बात समझ में आ रही है? तो ये तो सिंपल प्रॉब्लम हो गई। अच्छा, यहां पर अगर मैं निकालना चाहूं, मैथमेटिकली अगर मैं निकालना चाहूं, तो मैं बोल सकता हूं आपको हमेशा इस प्रॉब्लम्स के अंदर वेलोसिटी ऑफ आपको रेन निकालनी होगी विद रिस्पेक्ट टू मैन। हमेशा यही निकालना है। क्या निकालना है? वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, क्योंकि मैन के रिस्पेक्ट में हमको रेन चाहिए, है ना। कि वेलोसिटी जो आपका जो आदमी है जो भीग रहा है, तो उसको बचने के लिए वही तो देखेगा ना बारिश किस एंगल पे आ रही है, तो वो अपने हिसाब से उसको मैनेज कर लेगा। तो उसके लिए आपको आदमी के रिस्पेक्ट में देखना है कि बारिश कैसे आ रही है। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, हमेशा आपको यही निकालना है। क्या बात समझ में आई? अच्छा, अगर ये लिखना है मुझे, तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन में कैसे लिखता हूँ? वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, ऐसे लिखता हूँ। वी आर कितना है? वी आर है आपका -10 जे कैप नीचे डायरेक्शन में, ये एक्स है, ये मतलब ये आई कैप है, ये आपका जे कैप है, तो नीचे का माइनस जे कैप और वेलोसिटी 10, तो -10 जे कैप, वेलोसिटी ऑफ मैन 0। तो आपकी जो वेलोसिटी ऑफ रेन होगी विद रिस्पेक्ट टू मैन कितनी आ रही है? -10 जे कैप आ रही है, तो उसको बिल्कुल ऊपर के डायरेक्शन में रखना पड़ेगा अम्ब्रेला। तो यहाँ से भी बात प्रूव होती, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर अभी भी आपकी जो बारिश है वो 10 मीटर पर सेकंड से बिल्कुल परपेंडिकुलरली आ रही है ना, ग्राउंड के बिल्कुल परपेंडिकुलर ये आ रही है, ठीक है। पर जो इस बार जो आदमी वो 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, तो आपको निकालना क्या है? इसके लिए इसके रेस्पेक्ट में आपको वेलोसिटी ऑफ रेन निकालनी है। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, आप हमेशा याद रखो, आपको बस इसी की रिक्वायरमेंट है। किसकी? वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। तो यहाँ से निकाल लो कितनी है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। आप कैसे लिखते हो? वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। वेलोसिटी ऑफ रेन कितनी है? -10 जे कैप, और वेलोसिटी ऑफ मैन कितनी है? +10 आई कैप, क्योंकि इस डायरेक्शन में जा रहा है। ये आपका आई कैप है, ये आपका जे कैप है। तो कैसा लिखोगे? माइनस कितना? 10 जे कैप, अच्छा जे कैप नहीं, सॉरी आई कैप, इस डायरेक्शन में जा रहा है ना आई कैप वाली में, तो ये आई कैप। तो यहाँ से आपके पास वैल्यू आ गई -10 आई कैप -10 जे कैप। तो आपकी जो वैल्यू आई वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन इज इक्वल्स टू -10 आई कैप -10 जे कैप। अब इसी वेलोसिटी से मतलब है, यही वेलोसिटी डिसाइड करेगी कि आपका अम्ब्रेला जो है वो किस डायरेक्शन में आपको रखना है, क्योंकि आदमी तो डिसाइड करेगा, कोई और थोड़ी आगे बताता है किसी आदमी को क्या अम्ब्रेला तू ऐसे पकड़, ऐसा तो होता नहीं ना। आदमी खुद डिसाइड करता है कि उसको बारिश किस एंगल पे आती हुई दिख रही है, तो वो अपने अकॉर्डिंग सेट कर लेता है, ठीक। अब उसको कैसे दिख रही है आती हुई? वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, वही तो लिखा हुआ है ना, -10 आई कैप -10 जी कैप। तो उसको बना लो आप, -10 मतलब अगर ये आई कैप था तो आपका जो -10 होगा किधर होगा? वो इस डायरेक्शन में होगा, -10, और आपका -10 जे कैप किस डायरेक्शन में होगा? इस डायरेक्शन में होगा, ये -10 जे कैप। तो रिजल्टेंट किधर आएगा? रिजल्टेंट आपका आएगा इधर। तो आपकी जो रेन, ये जो आदमी है, ये जो आदमी जो 10 मीटर पर सेकंड से इधर जा रहा था, इसको कैसे आती हुई दिख रही है रेन? इस एंगल पर आती हुई दिख रही है। तो उसको अम्ब्रेला कैसे पुट करना पड़ेगा? अम्ब्रेला ये ऐसे पकड़ेगा, तो ये बारिश से बच सकता है। क्या बात समझ में आ रही है? अपने कैसे बनाया है इसको, है ना। इसको ऐसे आती हुई दिख रही है रेन, तो इसकी बिल्कुल इसके सेम लाइन में वो अपना अम्ब्रेला रख देगा। अब इसको निकाल भी सकते हैं। देखो, आपको अम्ब्रेला जो कैसे लिखना है, जो आपका अम्ब्रेला वो ऐसे आएगा, ऐसे रखेगा अम्ब्रेला वो। अब मुझे एंगल निकालना है, वो पूछ रहा है, मतलब मैं उससे पूछ रहा हूँ कि तूने एंगल कितना एंगल पे लिखा, तो वो बोलेगा देखो यार ऐसा है कि मान लो ये थीटा है, तो हम बोल सकते हैं ये थीटा, तो ये थीटा, तो ये थीटा, तो ये थीटा। तो मुझे निकाल सकता हूँ ये भी थीटा है ना, तो मैं निकाल सकता हूँ tan थीटा जो होगा वो किसके बराबर होगा? ये आपका 10 है, ये आपका 10 है, तो 10/10, तो ये आ गया 1, तो मतलब 45 डिग्री। तो वो बोलेगा मैंने ग्राउंड से 45 डिग्री ऊपर क्या रखा है? अपना अम्ब्रेला को अलाइन करा है। पर जो इंसान ग्राउंड पे खड़ा होगा वो तो कैसे रखेगा अम्ब्रेला? बिल्कुल ऐसे रखेगा। पर जो चल रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, वो कैसे रखेगा? वो 45 डिग्री पर रखेगा।
क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है। और वैसे ही अगर ये इस डायरेक्शन में चलता है, अगर ये इस डायरेक्शन में चलता है तो भी आप निकाल सकते हो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, निकालोगे तो आपके पास पूरे आंसर आ जाएंगे। पर कॉमन सेंस ये कहता है कि भाई पिछली बार क्या हो रहा था, पिछली बार इस डायरेक्शन में जा रहा था 10 मीटर पर सेकंड से, इस बार इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो अम्ब्रेला कैसा पकड़ेगा इस बार? अम्ब्रेला इस बार ये ऐसे पकड़ेगा, कितना एंगल पे? 45 डिग्री पे। क्या बात समझ में आ रही? आप इसको मैथमेटिकली भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको हमेशा यही निकालना है। आप आई कैप और जे कैप के अंदर तोड़ दो उसको, और वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन निकाल लो, वहाँ से थीटा निकाल लो, और थीटा आपसे हमेशा पूछा जाता है। क्या बात समझ में आ रही है? अच्छा, यहाँ पर आपको ऐसा क्वेश्चन गिवन है, इस बार जो रेन है वही आपकी कैसे आ रही है? 10 मीटर पर सेकंड से आ रही है, बट 37 डिग्री से आ रही है, एक उससे वर्टिकल से। ठीक है ना, रेन खुद, मतलब रेन खुद ही थोड़ी टिल्टेड है। ऐसा होता भी ना, अपन देखते हैं कभी कभी जो बारिश आती है कभी कभी टेढ़ी आती है ना, तो वैसे ही हो रहा है। तो 37 डिग्री पे आ रही है ये, और ये अभी भी आपका कैसे चल रहा है? 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। तो आपको निकालना क्या है? इसको बचना है अम्ब्रेला से कुल मिला के। तो वेलोसिटी ऑफ रेन क्या निकालना है? हमेशा हमेशा आपको ये निकालना है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन। तो कितना होता है वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन? वेलोसिटी ऑफ रेन कितनी है, इसको आप तोड़ दो, तो ये हो जाएगा आपका वेलोसिटी ऑफ रेन 10 साइन 37, कितना? 10 ऑफ साइन 37, कितना हो जाएगा? 10 इंटू 3/5, मतलब ये 2, ये हो जाएगा आपका कितना? 6। तो 6 आई कैप, और ये 10 कॉस 37, तो 10 इंटू कॉस 37, कॉस 37 कितना होता है? 10 इंटू कॉस 37, 4/5, तो ये 2, तो ये 8 हो जाएगा, 8 जे कैप पर माइनस में, क्योंकि नीचे है तो आप लिख सकते हो वेलोसिटी ऑफ रेन 6 आई कैप माइनस 8 जे कैप, ऐसे लिख दिया। माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, वेलोसिटी ऑफ मैन क्या है? 10 आई कैप, तो 10 आई कैप, यहाँ से आपके पास वैल्यू आ जाएगी 6 आई कैप माइनस 8 जे कैप माइनस 10 की कैप आई कैप इस इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा? 6 और माइनस 10 आई कैप है, तो माइनस 4 आई कैप माइनस 8 जी कैप। तो आपके पास जो वेलोसिटी ऑफ रेन, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन है, ये कितनी आई? माइनस 4 आई कैप माइनस 8 जे कैप, यही आई। कितनी आई? माइनस 4 आई कैप माइनस 8 जी कैप। तो यहाँ से आप बोल सकते हो कि एंगल अगर मुझे निकालना हो तो कैसे निकालूंगा? -4 मतलब -4 ऐसे, -8 मतलब -8 ऐसे, तो ये हो जाएगा आपका रिजल्टेंट कितना आएगा? रिजल्टेंट हमेशा बड़े वाले वेक्टर की तरफ झुका रहता है, तो ये इस तरफ ऐसे कहीं झुका रहेगा। ठीक है, तो आपका जो अम्ब्रेला हो कैसे रखोगे आप? अम्ब्रेला आप ऐसे रखोगे ताकि वो बारिश से बच सके। उसको नज़र आ रहा है इस एंगल पे बारिश आ रही है, तो आपको एंगल ऐसे रखना है। ओरिजिनली कैसे आ रही थी? ओरिजिनली आ रही थी ऐसे, और उसको दिख कैसे रही है? ऐसे। क्या बात समझ में आ रही है? स्पीड से चलने में कितना डिफरेंस आ गया, डायरेक्शन ही चेंज हो गई। ठीक है, अब इसका एंगल अगर निकालना हो आपको तो कैसे निकालोगे भाई? आपको पता है कि मैं बोलता हूँ ये थीटा मुझे फाइंड करना, तो ये थीटा, तो ये थीटा, तो ये थीटा, तो ये थीटा, ये थीटा है, तो ये कितना है? ये आपका 8 है, ये आपका 4 है, तो थीटा आप लिख सकते हो, कितना लिखोगे? tan थीटा इज इक्वल्स टू 8/4, तो आपके पास आएगा 2, तो थीटा जो आएगा आपके पास वो आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ 2। तो इतना एंगल पर आपको हॉरिजॉन्टल से रखना पड़ेगा ताकि वो भीग ना सके। क्या बात समझ में आ रही है? तो ये बातें हैं। ठीक है, तो ये एंगल आपका हो जाएगा। अब एक इंटरेस्टिंग सा सवाल करते हैं। देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर फिर गलती करने के चांसेस हैं। क्या बोला गया है? एक इंक्लाइंड प्लेन है जिसके ऊपर एक आदमी जा रहा है। अभी वो ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, ये अपने को खुद को फाइंड आउट करना है कॉमन सेंस से, है ना। मैं कॉमन सेंस आपको बोल रहा हूँ तो आप अभी से अप्लाई करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, क्यों? अभी इसमें गलती करोगे बाकी सब कुछ आप कैलकुलेशन सही कर लोगे, है ना। तो क्या बोला जा रहा है कि ऊपर एक वेलोसिटी जो है रेन की वो तो बिल्कुल सीधी सीधी आ रही है 10 मीटर पर सेकंड से, जब आप रेस्ट पर होकर देख रहे हो सब कुछ, और एक आदमी है जो ऊपर या नीचे कहीं भी जा रहा है, वो आपको फाइंड आउट करना है। तो बोला जा रहा है कि व्हाट शुड बी द वेलोसिटी ऑफ मैन सो दैट द रेन अपीयर्स टू बी कमिंग हॉरिजॉन्टली टू हिम। अच्छा, मतलब ये चाह रहा है कि ये कितनी वेलोसिटी से चले, ऊपर जाए या नीचे जाए, और कितनी वेलोसिटी से, कितनी स्पीड से जाए कि इसको जो अपनी रेन है जो बिल्कुल वर्टिकली आ रही है, इसको दिखाई दे कि बिल्कुल मेरे सामने से आ रही है, मतलब इसको ऐसे नजर आएगी। भाई इसके लिए हॉरिजॉन्टल क्या है? इसके लिए हॉरिजॉन्टल ये है। क्या बात समझ में आ रही है? अच्छा, अभी ऐसे चल रहा है। ठीक है, तो अपन मान लेते हैं कि आपका जो वाई डायरेक्शन है वो ऐसा है ऊपर की तरफ, और आपका एक्स डायरेक्शन ऐसा है। ठीक है, अब मुझे निकालना क्या है? हमेशा की तरह वही वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। तो निकाल लो, क्या आएगी? वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन कितनी आएगा? वेलोसिटी ऑफ रेन
माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। वेलोसिटी ऑफ रेन कितनी है, नीचे के डायरेक्शन में है, तो मतलब -10 आई कैप, -10 जे कैप, -10 जे कैप। और वेलोसिटी ऑफ मैन क्या है ये अपने को पता ही नहीं, तो हम मान लेते हैं कि वेलोसिटी ऑफ मैन को आप मान लो क्या है, वी एक्स आई कैप माइनस वी या प्लस वी वाई जे कैप। वी एक्स क्या है, जो एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी है, वाई के वी वाई क्या है, जो वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी। क्या बात समझ में आई? तो ये अपन ने मान लिया क्योंकि अपने को ये तो निकालना है, तो वी एक्स और वी वाई में निकाल लूंगा तो मेरे पास वेलोसिटी आ जाएगी। ठीक है, अच्छा यहाँ से माइनस कर दो, क्या आ जाएगा ये वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप, ये आ गया। यहाँ से आपके पास वैल्यू आ जाएगी माइनस ऑफ वी एक्स इंटू आई कैप, फिर यहाँ से वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस ऑफ वी वाई माइनस ऑफ 10 इंटू जे कैप। क्या ये वेलोसिटी आ जाएगी? तो आपके पास जो वेलोसिटी आई, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन कितनी आई, माइनस ऑफ वी एक्स आई कैप प्लस माइनस वी वाई माइनस 10 इंटू जी कैप। अब आपसे क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि ये जो वेलोसिटी है कौन सी वाली, उसको अपीयर होनी चाहिए कि वो हॉरिजॉन्टली आए। क्या बोल रहा है वो कि रेन अपीयर होनी चाहिए, मतलब मैन के रेस्पेक्ट में जो आपकी वेलोसिटी ऑफ रेन है वो कैसे आनी चाहिए, हॉरिजॉन्टली आनी चाहिए। मतलब उसके पास वाई कंपोनेंट नहीं है, क्या नहीं है उसके पास, वाई कंपोनेंट। तो मतलब ये वाला जो टर्म है ना, ये क्या होना चाहिए, ये जीरो होना चाहिए, तभी तो ये बचेगा बस आई कैप वाला, और ये हॉरिजॉन्टल होता है। आई कैप क्या होता है, हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल है, तो ये वाला टर्म आपके पास क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। इसका मतलब है माइनस वी वाई इस -10 इस इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो यहाँ से आपके पास वैल्यू आ जाएगी वी वाई इस इक्वल्स टू -10। ये वी वाई क्या बता रहा है, आपकी वर्टिकल में वेलोसिटी, माइनस बता रहा है कि नीचे जा रहा है, नेगेटिव, कहाँ जा रहा है, नीचे। क्या बात समझ में आई? तो मेरे पास वी वाई की तो वैल्यू आ गई कितनी, -10 जे कैप, कितनी आई, वी वाई इक्वल्स टू -10 जे कैप। अब यहां से थोड़ा सा कॉमन सेंस का इस्तेमाल होगा। देखो मैंने जो वेलोसिटी मानी थी ना ऑब्जेक्ट की, जो आपकी पर्सन की, वो क्या मानी थी, वेलोसिटी ऑफ मैन क्या मानी थी, वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जी कैप, यही मानी थी। अच्छा अब अगर मेरे को जो वी एक्स निकालना है तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ, एक बात ध्यान से सुनना। जैसे अगर ये इंक्लाइंड प्लेन है ना, अब आपका जो आदमी है वो कैसे जा रहा है, हमको पता है कि वी वाई तो नीचे है, मतलब आपका एक जो कंपोनेंट है वो नीचे की तरफ है, इसका मतलब वो नीचे उतर रहा है। तो क्या आपकी जो वी एक्स होगी वो इस डायरेक्शन में होगी, इस डायरेक्शन में होगी या इस डायरेक्शन में होगी, सोच के बताओ। अपना वी वाई तो -10 आ गया, उसका मतलब है वो नीचे चल रहा है, डाउनवर्ड, है ना, क्योंकि ये तो अपने कैलकुलेट करके निकाला है फॉर्मूले से, डाउनवर्ड -10, तो वो तो कंफर्म है, -10 तो नीचे आ रहा है, मतलब नीचे तो हो जा रहा है। तो आपका जो वी एक्स होगा, है ना, वो वी एक्स ये वाला होगा या ये वाला होगा, ऑब्वियसली वो ये वाला ही होना चाहिए, क्योंकि ये वाला तो हो ही नहीं सकता ना। अगर ये वाला वी एक्स हो गया और ये वी वाई हो गया तो आप ऐसे जाओगे, इंक्लाइन प्लेन के अंदर थोड़ी घुसना है, इंक्लाइन प्लेन के नीचे आना है। तो देखो कैसे आएगा, अगर हम ये वाला देखते हैं, ये वाला कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट, देखो ये नीचे जा रहा है, तो बिल्कुल इंक्लाइन प्लेन के नीचे तो जा ही सकता है। और अगर ये वाला वेलोसिटी हो जाती तो अंदर घुस जाता है इंक्लाइन प्लेन के, तो ये केस पॉसिबल नहीं है। तो आपका जो वी एक्स आने वाला है ना, वी एक्स कैसा बनेगा, डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, ये वी एक्स होगा आपका, और ये आपका कितना है, ये 10 है। क्या बात समझ में आ रही है? मैंने वी एक्स इस डायरेक्शन में क्यों माना है, बच्चे यही गलती करते हैं, उसको वी एक्स को इस डायरेक्शन में मान लेते हैं, और आप जैसे ही वी एक्स को इस डायरेक्शन में मान लोगे ना, वो आंसर भी आपको मिल जाएगा, आंसर निकल के आएगा भन्नाट, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, और वो ऑप्शन भी आपको आंसर उसमें मिल जाएगा क्वेश्चन के अंदर, तो उसको आप टिक कर दोगे। क्या बात समझ में आ रही है? कॉमन सेंस में क्या किस चीज़ के लिए बोल रहा हूँ, वी एक्स आपको इस डायरेक्शन में मानना है, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, कॉमन सेंस से निकल रही है बात, ठीक है ना, क्योंकि इंक्लाइन प्लेन के अंदर नहीं घुसना है, यहाँ पर मान लेंगे तो इंक्लाइन प्लेन के अंदर घुस जाएंगे। क्या बात समझ में आ रही है? तो वी एक्स आपको इस डायरेक्शन में माननी है। अच्छा तो बड़ा सिंपल हो गया, देखो इंक्लाइन प्लेन का ये एंगल 37 डिग्री था, तो मैं बोल सकता हूँ कि ये वाला एंगल कितना है, 37 डिग्री, ये 37, तो ये 37 अपन बोल सकते हैं, ये 37, तो ये 37, तो ये 37 और ये 37, तो ये वाला एंगल भी 37 डिग्री हो गया। तो मैं बोल सकता हूँ कि tan ऑफ 37 इस इक्वल्स टू, ये कितना है 10, तो 10 अपॉन वी एक्स, तो आपके पास आंसर आया tan ऑफ 37 इस इक्वल्स टू 10 अपॉन वी एक्स। यहाँ से वैल्यू होगी वी एक्स इस इक्वल्स टू 10 अपॉन 10 ऑफ 37, ये कितना आ जाएगा, वी एक्स इस इक्वल्स टू 10 अपॉन 10 ऑफ 37 कितना होता है 3/4, ये ऊपर चला गया। तो आपके पास जो वैल्यू आई वी एक्स इज इक्वल्स टू 40/3। तो आपके पास जो फाइनल वैल्यू आई वो कैसी आई, जो वेलोसिटी ऑफ मैन होगा वो कितना होगा, -40/3
आई कैप माइनस 10 जी कैप। क्या बात समझ में आ रही है? कैसे निकाला अपन ने? माइनस क्यों लगाया मैंने? क्योंकि यहाँ पर है वी एक्स आपका और ये नीचे है, ये 10, ये 40/3। रिजल्टेंट निकालने के लिए बोलेंगे वो तो आपको, रिजल्टेंट कितना है तो रिजल्टेंट निकाल लो। कितना आ जाएगा? 40/3 का होल स्क्वायर प्लस 10 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। कितना हो जाएगा ये? 1600/9 प्लस 10 का 100, ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा? 1600 प्लस ये 900, एलसीएम लिया और नीचे बच गया 9। 1600 प्लस 900 कितना हो जाता है? 2500 है ना, 2500/9। तो ये तो स्क्वायर रूट बन गया। 2500 का मतलब 50 और 9 का मतलब 3। तो आपकी जो वेलोसिटी आई, वेलोसिटी ऑफ मैन, वो कितनी आई? 50/3 आई। क्या बात समझ में आ रही है? तो इतनी वेलोसिटी आपको रखनी पड़ेगी, तब आपका जो आपका ऑब्जेक्ट है, जो आपकी रेन है, वो आपको हॉरिजॉन्टली दिखाई देगी। क्या बात समझ में आ रही है? अब ये नीचे चल रहा होगा ना ऐसे, तो इसको बिल्कुल ऐसे रेन आती हुई दिख रही होगी, बिल्कुल हॉरिजॉन्टली, इस क्वेश्चन के हिसाब से। क्या समझ में आया? इसमें क्या ट्रिक थी? तो ऐसी चीज़ों का हमको ध्यान रखना है। क्या बात समझ में आई? अब जो नेक्स्ट पार्ट है अपने पास, वो भी कुछ इसी तरह से है, रिवर प्रॉब्लम्स। हर जगह अपने को बस रिलेटिव मोशन ही लगाना है और कुछ नहीं है। रिवर और रेन का प्रॉब्लम देखते ही आपको बस हमेशा मैन के रेस्पेक्ट में ही काम करना है। किसके रेस्पेक्ट में काम करना है? मैन के रेस्पेक्ट में, क्योंकि अगर भीग रहा होगा तो वो भी मैन भी भीग रहा होगा, ठीक है ना। हम किसी और को देख के कुछ नहीं करना है, जो भीग रहा है उसको बचना है, तो बचने के लिए खुद को मेहनत करनी पड़ती है। तो इसलिए आपको हमेशा मैन के रेस्पेक्ट में ही सब कुछ करना है, ठीक है। रिवर प्रॉब्लम्स डिस्कस कर लो। रिवर प्रॉब्लम्स क्या होती है? आपको पार करके जानी है एक रिवर, ठीक है, तो रिवर प्रॉब्लम्स पे बनती है। अब देखो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि जैसे आप मान लो आपकी ये कोई रिवर है ना, रिवर ऐसे जा रही है, इसकी विड्थ जो है वो d है, ठीक है, और इसकी वेलोसिटी vr है। कितनी वेलोसिटी है? vr। तो यहाँ पर एक बात सोचो कि अगर कोई यहाँ पर इंसान है, स्विमर है कोई, है ना, वो चाहता है कि मैं ऐसे बिल्कुल परपेंडिकुलरली तैरना चाहता हूँ, है ना, तो वो बोलेगा कि मैं ऐसे परपेंडिकुलर गया, मैं बोलता हूँ ये s है, तो ऐसे s बोल देते हैं, वेलोसिटी ऑफ s, या m ही बोलो चलो, वेलोसिटी ऑफ मैन, है ना, आदमी तैर रहा है तो वेलोसिटी ऑफ मैन, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये तो जो है ना, ये रिवर के रेस्पेक्ट में तो बिल्कुल कैसे जा रहा है? रिवर के रेस्पेक्ट में जा रहा है बिल्कुल, ये रिवर के रेस्पेक्ट में तो बिल्कुल परपेंडिकुलरली जा रहा है। क्या बात समझ में आ रही है? क्यों ऐसा बोल रहा हूं मैं? क्योंकि ये खुद अपने आप को, रिवर के अंदर है ना, ये रिवर के अंदर बैठा है, ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर समझ रहा है अपने आप को। इसका मतलब है वी आर और वी एम आर क्या है? परपेंडिकुलर है, ठीक है। अच्छा, जो इंसान बाहर से देख रहा होगा उसको कैसे नजर आ रहा होगा? भाई ये इसको लगेगा कि यार ये तो बेवकूफ़ है, ये तो सीधा जाने की कोशिश कर रहा है, इसको लग रहा है वो सीधा जा रहा है, बट क्योंकि रिवर है वो इस डायरेक्शन में बह रही है, तो आपकी जो टोटल लेंथ होगी, जो इसका पाथ होगा एक्चुअली, वो कैसा दिख रहा होगा बाहर से? वो ऐसा दिख रहा होगा। मतलब उसको लग रहा है, उस इंसान को लग रहा है कि वो बिल्कुल यहाँ पे जाके पहुँच जाएगा, पर एक्चुअली में कहाँ पहुँच रहा होगा? वो यहाँ पर आकर पहुँच रहा होगा। उसको लग रहा होगा वो बी पे पहुँचेगा बिल्कुल परपेंडिकुलर, पर कहाँ पहुँच जाएगा? सी पर। क्यों? क्योंकि वी आर जो है, जो रिवर की वेलोसिटी, उसको धक्का दे देगी इस साइड, तो वो इस साइड भी खिसक जाएगा। इसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट। क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट। क्या बात समझ में आई? कि जितना रिवर ने आपको खिसका दिया वो क्या होती है? ड्रिफ्ट होती है। क्या बात समझ में आई? अब यहाँ पर भी आपको सब सिंपली केसेस हैं, इसमें कुछ ज़्यादा आपको सोचना नहीं है ना। कुछ मिला के 2 केसेस होते हैं इसके अंदर, एक होता है मिनिमम टाइम और एक होता है मिनिमम ड्रिफ्ट। दोनों केसेस अपन डिस्कस कर लेते हैं। अब यहाँ पर मैंने आपको वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर बताया। क्या बताया? वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर। कितना हो जाएगा वो? वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर, ये हो जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ जो वेलोसिटी ऑफ मैन आएगा वो कितना आएगा? वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर। ये इक्वेशन आपको याद रखनी है और सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे रिवर प्रॉब्लम वाले। वेलोसिटी ऑफ मैन कितना होता है? जितनी उसकी खुद की वेलोसिटी है, मतलब वो अपने आप को जिस वेलोसिटी से देख रहा है, और साथ में क्या जोड़ दो उसके? वेलोसिटी ऑफ रिवर जोड़ दो। क्या बात समझ में आई? तो ये कंडीशंस अपने पास है। अब देखो, अगर मैंने आपको कहा कि जो आपका जो आदमी है वो बिल्कुल परपेंडिकुलरली तैर रहा है, वो तैरना चाह रहा है परपेंडिकुलरली, मतलब उसको नजर आ रहा है कि वो परपेंडिकुलरली जा रहा है बिल्कुल, बट एक्चुअली में कैसे जा रहा होगा? ऐसे। क्या बात समझ में आ रही है? क्योंकि यहाँ पर वी आर भी लग रहा है, इसको इधर धक्का मिल रहा होगा। तो मैं अगर निकालना चाहूँ कि वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू रिवर कितनी होती है? वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर,
तो वेलोसिटी ऑफ मैन कितना होगा, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर, इतना ही होगा। अच्छा, अब ये टोटल टाइम, अब ये टोटल डिस्टेंस कितना है, ये d है। ये हम किसकी कंडीशन की बात कर रहे हैं, स्विमिंग परपेंडिकुलर या मिनिमम टाइम वाली, आपको कंडीशन याद रखनी ना, मिनिमम टाइम वाला केस अपन डिस्कस कर रहे हैं। तो सोचो अगर मैं आपको बोलता, मान लो एक सेकंड के लिए, अगर वेलोसिटी ऑफ, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है ना बिल्कुल, तो मान लो ये आई कैप है और ये आपका जे कैप है। मान लो थोड़ी देर के लिए जो वी आर है वो बस आई कैप के अंदर है, तो मान लो वो 10 आई कैप है, और आपकी जो ये है वेलोसिटी ऑफ, ये बिल्कुल परपेंडिकुलर है इसके, तो हम बोल सकते हैं कि ये जो होगी आपकी वी एम आर, उसको आप मान लो कितनी होगी, 10 जे कैप ही मान लेते चलो, है ना। ऊपर 10 जे कैप क्योंकि परपेंडिकुलर है आई जे कैप की डायरेक्शन में, और वेलोसिटी ऑफ रिवर 10 आई कैप। तो यहाँ से आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर कितना है 10 जे कैप, वेलोसिटी ऑफ रिवर 10 आई कैप। तो आपके पास जो टोटल वेलोसिटी आई, वेलोसिटी ऑफ मैन वो कितनी आई 10 ऑफ आई कैप प्लस 10 जी कैप। तो उसकी जो वेलोसिटी होगी वो ऐसे चल रही होगी, ये उसकी वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी ऑफ मैन। ये है वेलोसिटी ऑफ मिरर मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर, और ये है आपकी वेलोसिटी ऑफ रिवर। क्या बात समझ में आ रही है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर कौन सा कंपोनेंट है जो इसको ये वाला डिस्टेंस कवर करने में हेल्प कर रहा है, मतलब कौन सी ऐसी वेलोसिटी है जो ये वाला डिस्टेंस, जो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कवर करवा रहा है। आप बोलोगे सर ये वाली वेलोसिटी, ये वाली वेलोसिटी इसको इधर लेके जा रही है, ये वाली वेलोसिटी इसको ऊपर लेके जा रही है, तो टाइम कैसे निकालेंगे, टाइम निकालेंगे ये डिस्टेंस अपॉन ये वाली वेलोसिटी। तो आप लिख सकते हो डिस्टेंस टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस d मतलब विथ ऑफ द रिवर अपॉन वी एम आर। ये एम आर क्यों लिखा, क्योंकि एम आर, ये एम आर ही है ना यहाँ पर, ये एम आर था इधर। क्या बात समझ में आई। तो यहाँ से आप टाइम निकाल सकते हो, तो ये टाइम निकल गया आपके पास। तो ये शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम है, क्या है ये शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम। क्या बात समझ में आई। तो ये सबसे शॉर्टेस्ट टाइम वाला केस हो गया। तो आपको वहाँ पे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि शॉर्टेस्ट टाइम है, अगर वो शॉर्टेस्ट टाइम के अंदर ट्रैवलिंग कर रहा है तो बताओ ये क्या होगा वो क्या होगा। तो आपको मान के चलना है शॉर्टेस्ट टाइम का मतलब क्या है, वो परपेंडिकुलरली स्विम करने की कोशिश करता है, पर जाता कैसे है, टेढ़ा ही जाता है, पर कोशिश कैसे करता है कि परपेंडिकुलरली वो जाए, पर चला कैसे जाता है, टेढ़ा चला जाता है, उसको पता नहीं चलता इसलिए। तो ये मिनिमम टाइम वाली कंडीशन है। नेक्स्ट कंडीशन क्या है, शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ। क्या होती है शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ। यहाँ पर तो उसको डिस्टेंस कितना कवर करना पड़ा भाई, एक्चुअली में उसको लग रहा था कि ये डी डिस्टेंस उसने कवर करा है, बट एक्चुअली में वो ऐसे गया, यहाँ पर गया इधर, तो अगर वो ऐसे गया है तो उसने ये वाला पाथ ही कवर करा है। तो इस वाले पाथ और इस वाले पाथ में से कौन सा बड़ा है, ऑब्वियसली ये वाला बड़ा है। तो शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा होगा, परपेंडिकुलर वाला शॉर्टेस्ट पाथ होगा। तो ये परपेंडिकुलर उसको शॉर्टेस्ट पाथ चलना है। तो आपको पता चलता है कि अगर उसको सीधा सीधा जाना है, मतलब उसको जो पाथ है उसका एक्चुअल पाथ ऐसा होना चाहिए, अगर उसका जो एक्चुअल पाथ है वो ऐसा होना चाहिए, तो उसको अपनी वेलोसिटी एस डायरेक्शन में रखनी पड़ेगी, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर, ताकि जब इसको वेलोसिटी ऑफ रिवर इधर धक्का देगी तो ये सीधा सीधा चल रहा होगा। क्या बात समझ में आ रही है। इसको किसी एंगल पर ऐसे जाना पड़ेगा। क्या बात समझ में आई। अच्छा, अब यहाँ से निकाल लो, अगर मैं वेलोसिटी ऑफ मैन निकालूँ कितना आता है, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर। तो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर कितनी है भाई, एंगल थीटा पे जा रहा है, तो आप लिख सकते हो आई कैप जे कैप में। तो अगर वी एम आर को लिखो आप तो कैसे लिख सकते हो, आई कैप जे कैप में। तो एक कंपोनेंट इसका ऐसा होगा, एक कंपोनेंट ये वाला, ये कितना होगा वी एम आर साइन ऑफ थीटा, और ये होगा वी एम आर कॉस ऑफ थीटा। ये माइनस में, ये प्लस में, कि ऊपर डायरेक्शन में। अच्छा, कौन सा जो वेलोसिटी है वो उसको इस रिवर को पार करने में मदद कर रही है, इस विथ को, ये वाली वेलोसिटी, क्योंकि इसको इधर तो कौन लेके जा रहा है, ये लेके जा रहा है ये वाली वेलोसिटी, ऊपर कौन लेके जा रहा है, ये वाली वेलोसिटी। तो मैं लिख सकता हूँ टाइम जो आएगा ना आपका वो कितना होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है डी अपॉन स्पीड, वी एम आर कॉस ऑफ थीटा। तो देखो यहाँ पे कॉस थीटा और लगा गया, कॉस थीटा नीचे आ गया, मतलब इसकी वैल्यू कितनी होती है 0 से लेकर 1 तक होती है। तो अगर नीचे कोई वैल्यू 0 से 1 है तो उसका मतलब ये वैल्यू जो है ये बढ़ गई इस वैल्यू से, है ना, इस वैल्यू से बढ़ गई ना ये। यहाँ पर तो कॉस थीटा है ही नहीं, ठीक है, तो ये वैल्यू आपकी ज़्यादा आई, तो ये टाइम जो है वो इस टाइम से ज़्यादा आए। क्या बात समझ में आई। पर यहाँ पर ड्रिफ्ट कितनी है, ड्रिफ्ट 0 है, क्योंकि यहाँ से चला तो बिल्कुल ड्रिफ्ट हुआ ही नहीं, बिल्कुल सीधा सीधा स्ट्रेट पहुँच गया। अरे यहाँ का आपको ड्रिफ्ट निकालना होता, कहाँ की, यहाँ की, ये ड्रिफ्ट कितनी है, तो आप बोल सकते हो उसको टाइम टी लगा यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में, तो इधर से
यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा, वो भी टी लगेगा। तो आप ड्रिफ्ट लिख सकते हो कितनी भाई, इसको 10 आई कैप चला रहा था ना इधर, तो टाइम कितना लगा इसको, टाइम इतना लगा। तो आप निकाल सकते हो ड्रिफ्ट इज इक्वल्स टू वी ऑफ आर इन टू टी। तो आप लिख सकते हो 10 आई कैप इन टू डी ऑफ वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू आर। तो ऐसे आ जाएगा ये। क्या बात समझ में आ रही? सब कुछ वैसे ही है, आपको सिर्फ रिलेटिव टर्म्स में आंसर निकालना है। क्या बात समझ में आती है? तो एक क्वेश्चन कर लो इस पर। क्या गिवन है? मैन की मैक्सिमम स्पीड होती है 10 मीटर पर मिनट। ठीक है, यहाँ पर आपको 100 मीटर दिया हुआ है, यहाँ पे आपको मीटर पर मिनट में दी होगी, मीटर पर मिनट में, ताकि यूनिट कन्वर्जन ना करना पड़े। ठीक है, मैन की स्पीड आपको देखिए 10 मीटर पर मिनट। आपको निकालना है फाइंड शॉर्टेस्ट टाइम। शॉर्टेस्ट टाइम का मतलब कौन सा वाला केस हो गया? पहला वाला केस। आपको याद रखना है, जब भी वो बिल्कुल पैरेलल चला जाता है तब वो ड्रिफ्ट जीरो हो जाती है, तो वो मतलब शॉर्टेस्ट पाथ वाला हो गया। और जो शॉर्टेस्ट पाथ का उल्टा है वो क्या है? शॉर्टेस्ट टाइम। तो पहला वाला केस है। पहले वाले केस के अंदर क्या आता था? पहले वाले केस के अंदर क्या होता था कि आपकी जो वेलोसिटी है वो ऐसे जाती थी, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर, ऐसे चलना होता था ना उसको 90 डिग्री पे, तब जाके वो ऐसे पहुंच जाता था। ठीक है, यही तो होता है शॉर्टेस्ट टाइम वाला। तो इसमें क्या आता था आपके पास? टाइम इज इक्वल्स टू डी अपॉन वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर। डी क्या है? 100 मीटर। और यहाँ पर वेलोसिटी कितनी है? यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ क्या लिखनी है? वो मैन की लिखनी है। तो अगर मैं वेलोसिटी ऑफ मैन लिखना चाहूँ कितनी आती है? वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर। वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर कितनी है? जे कैप में है, तो मान लो 10 जे कैप प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर 5 आई कैप। ऊपर कौन लेके जा रहा है? जे कैप वाला, तो नीचे क्या डिवाइड करोगे? 10 से डिवाइड कर दोगे, तो 10 सेकेंड आपका आंसर आ जाएगा। ड्रिफ्ट निकालनी हो कि ये डिस्टेंस कितना है, तो कैसे निकालोगे? इतनी कितनी वेलोसिटी है? 5 मीटर से इधर जा रहा होगा ये, 5 इंटू इतने सेकंड के लिए जा रहा होगा इंटू 10, तो 50 मीटर इसकी ड्रिफ्ट होगी। मतलब 50 मीटर ये शिफ्ट हो चुका होगा जब यहाँ पर पहुँचेगा। ठीक है, अच्छा ये सेकंड में आएगा ना, ये सेकंड में नहीं है, मिनट में आएगा, क्योंकि सारे आपको वैल्यूज़ किस में गिवन थी? मिनट्स में गिवन थी। किस में गिवन थी? मिनट्स में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो सकते हैं आपके पास। तो यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है रिलेटिव मोशन वो फिनिश होता है। तो आपके लिए मैंने रिवर प्रॉब्लम्स करवा दी हैं, रेन प्रॉब्लम्स करवा दी हैं, और जो बेसिक स्टैंडर्ड क्वेश्चंस होते हैं वो भी सॉल्व करा दिए। और कहाँ कहाँ आपकी दिक्कत हो सकती है नेगेटिव मार्किंग की, कंसेप्ट क्लियरिंग की, वो भी मैंने सब कुछ सॉल्व करवा दिया है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।